मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मामलाते जिंदगी शटर डाउन। तरबेला और मंगला पावर प्लांट चलाने की कोशिश नाकाम। बिजली न होने से लाहौर में पानी बहरान सर उठाने लगा। ट्यूबवेल्स बंद, शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। अस्पताल और दीगर इदारे भी बिजली से महरूम। ज्यादा संगीन नहीं, चंद घंटों में बिजली बहाल हो जाएगी। विभाग की वज़ीर नवराए खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहते हैं पूरे मुल्क में टीमें फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मोहसिन नकवी की जो अपनी गवर्नमेंट हमने गिराई, ये कभी भी नहीं मुझे बताएं कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो। यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हो और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हो? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज है। मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती पर इमरान खान की मुखालिफत, कहते हैं मोहसिन नकवी इलेक्शन का ऐसा अमला लगाएगा जो धांधली करेगा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज और निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर को अदालत में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट, कहते हैं मुतराज़िर शख्स की बतौर निगरान वज़ीर आला नामजदगी इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। जमहूरियत का मजाक उड़ाने वालों के मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई ही आएगी। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट और चंदा खाने वालों को तकलीफ हुई। विभाग के वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल, कहती हैं तकर्री आइन और कानून के मुताबिक हुई। पंजाब लूटने वालों अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। पीटीआई का एक बार फिर यू टर्न, 45 अरकान असम्बली इस्तीफे वापस लेने को तैयार। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में कहा अगर इस्तीफे मंजूर भी हो जाए तो डी नोटिफाई ना किया जाए। असद उमर ने ट्विटर पर पार्टी अरकान के नामों की फहरिस्त शेयर कर दी। पीटीआई ने गालम गलोच करके इस्तीफे दिए, अब वही इस्तीफे वापस लेने को मरे जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, बोले इमरान खान में शर्म नाम की कोई चीज नहीं। हवारी कहते हैं अब 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफे देगा। खान का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। असम्बलियां तोड़ना, इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इमरान एक पागल इंसान है जो पाकिस्तान के पल्ले पड़ गया है। ख्वाजा सादर रफीकी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया, जो उसे लेकर आए थे अल्लाह उन सबको सजा देगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह और मसूद कत्ल केस की समाअत, अदालत ने राव हनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही।
कहा, झूठा केस अपने अंजाम को पहुंच गया, शहर की फिर से खिदमत करूंगा। राव अनवर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अल्लाह और जज ने हमारे साथ इंसाफ किया, जिसको गोली लगी उसका नाम नकीबुल्ला नहीं नसीबुल्ला था। दर्द तस्वीर मीडिया पर चलवाई गई। मिनी बजट का और उसका डिटेल्स जो है वो ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने में। और जो भी अंडरस्टैंडिंग फंड के साथ फाइनली होगी उसके मुताबिक फिर जो भी एक्शंस होंगे वो फिजिकल साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी और उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। देखिए, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कास्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है, तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कास्ट भी पे करनी पड़ती है। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुईशत पर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ने का खदशा है, डॉलर आएंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। और मुल्की सतह पर सोने की निर्ख में इजाफा, फी तोला सोना 1,88,150 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,308 रुपए की सतह पर आ गई। फी तोला चांदी की कीमत 20 रुपए बढ़कर 2100 रुपए हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, बिजली के बड़े ब्रेकडाउन ने एनटीडीसी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ब्रेकडाउन के वक्त प्रोटेक्शन सिस्टम ने काम करना ही छोड़ दिया। प्रोटेक्शन सिस्टम के रिस्पांस न देने के बायस बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। जराये के मुताबिक एनटीडीसी ने ताहाल ब्रेकडाउन की वजूहात नहीं बताई। लेस्को रीजन को बंद हुए कई घंटे हो गए। तरबेला और मंगला पावर प्लांट को चलाने की 2 कोशिशें नाकाम हुई। गुड्डू से कोयटा जाने वाली एनटीडीसी में खराबी पैदा हुई। खराबी से बिजली की तरसील में तातुल आया। एनटीडीसी और पावर प्लांट में राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई। क्रिसटेंडिंग के बायस एक के बाद दूसरे पावर प्लांट ट्रिप कर गए। पावर प्लांट्स बंद होने से सिंध, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब की बिजली बंद होगी। लेस्को को फीड करने वाले 9 ग्रिड स्टेशन भी बंद हुए। ब्रेकडाउन के बाद लेस्को के 132 के 153 ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से लाहौर, ननकाना, शेखपुरा, ओकाड़ा, कसूर के इलाके बिजली से महरूम हैं। बिजली ना होने की वजह से लाहौर में पानी बहरान सर उठाने लगा। शहरियों को ट्यूबवेल्स बंद होने की वजह से पानी की किल्लत का सामना है, जबकि अस्पताल और दीगर इदारे भी बिजली से महरूम हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली के ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। नेपरा की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। 2021 और 2022 में ब्लैकआउट और टावर गिरने के वाकयात पर जुर्माने किए जा चुके हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए नेपरा मुसलसल हिदायत सिफारिशात जारी करता रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पूरे मुल्क में टीमें फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी की वजह से फ्राहमी मुतासर हुई। अल्लाह के करम से तरसीली निज़ाम महफूज है। वोल्टेज में गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ। पिछले कई घंटों से पूरे मुल्क में वसी ब्रेकडाउन हुआ है। उन्होंने कहा कि ओज के मुकाम पर पावर प्लांट मुतबादिल के तौर पर बिजली फ्राहम कर रहा है। वसी ब्रेकडाउन के हवाले से वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। पूरी तवज्जो मेहनत के साथ बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, आपको बताएं कि बिजली ब्रेकडाउन वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि बिजली के नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी की वजह से फराहमी जो है वो मुतासर हुई है। अल्लाह के करम से तरसीली निज़ाम महफूज है। वोल्टेज में गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ। पिछले कई घंटों से पूरे मुल्क में वसी ब्रेकडाउन हुआ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती की मुखालफत करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी हमारे मुखालिफ पुलिस और ब्यूरोक्रेट को लगाएगा जो इलेक्शन में धांधली करेगा। अपने वीडियो खिताब में दौरान उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाने के लिए पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कांटा डाला हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आ रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज है। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कोई कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो। क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए। अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो। इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे और हमने अपनी गवर्नमेंट इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। थोड़े से चोरों को जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को, मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए आप सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका, कि जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाएं, और जब आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस दे के आया है नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है,
60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज अब नहीं बुलंद करेंगे तो हमारे लिए आगे मजीद और मुश्किलात आ रही हैं सामने। अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल। दूसरी जानिब सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुतनाज़ शख्स के निगरान वज़ीर आला नामज़द की न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है बल्कि मुल्क के इलेक्शन के ताबूत में भी कील ठोंकने बराबर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया गया हो। ये 13 जमातें जो मर्जी कर ले, अवाम के फैसले को रोकना पाकिस्तान के साथ ना इंसाफी और ज्यादती होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गंभीर, संगीन इक्तिसादी, मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है। ऐसे मौका पर एक नापसंदा आदमी को 60% आबादी वाले सूबे का निगरान वज़ीर आला बनाना इस बात की दलील है कि आप इस मुल्क की अवाम की तौहीन कर रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर है। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो आप ये सब इकदाम उठा रहे हैं, ये आपके अपने गले पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर-ए-आला बनने पर फौरन एजेंट और चंदा खाने वाले को तकलीफ हुई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि ये तकर्री जादू टूने से नहीं हुई, तकर्री आइन और कानून के मुताबिक हुई है। लीग रहनुमा ने कहा कि बुजदार मुसल्लत नहीं हुआ, पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आला के तकर्रुर का फैसला किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। मोहसिन नकवी आइन के तकाजों के मुताबिक इस जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मेरी दुआ है कि मोहसिन नकवी इस आईनी और अवाम फराइजी से बतौर एहसन कामयाब हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर आपकी तकर्री का खैर मकदम करता हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी ने जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया जाएगा, अपनी गाड़ी और अपना प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगा। सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि बगैर प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आला ऑफिस पहुंचूंगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आला ऑफिस में अफसरान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला ऑफिस के अफसरों का मोहसिन रजा नकवी से तारुफ करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया कि कल इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज और निगरान वज़ीर-ए-आला के तकर्रुर को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से कल ही अदालत में पिटीशन भी दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर भी इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी की तैनाती को आला अदलिया में भी चैलेंज किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि मोहसिन रजा नकवी की तैनाती ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी का पोल खोल दिया। प्ली बोर्ड गेंग करने वालों को पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के लिए कल बड़ी तादाद में कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाने को तैयार है। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर 45 अरकान ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल कर दी। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की है कि अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते भी हैं तो डिनोटिफाई ना किया जाए। काबिल समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने कहा क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। साबिक वजीर ने पार्टी अरकान के नामों की फहरिस्त शेयर करते हुए मजीद लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी गई है, अगले कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी।
कौमी असम्बली से इस्तीफे वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 MNA को स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जो है जाने की हिदायत की गई है। और बिल्कुल आपको बताते चले कि कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के 45 MNA को राजा परवेज अशरफ की यहाँ जाने की जो है अब रोक दिया गया है कि इनके मुश्तरका तौर पर स्पीकर की रहाइश का जाने के ऐलान के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए हैं और PTI अरकान को राजा परवेज अशरफ की रहाइश का जाने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI अरकान को रोका गया और इन्हें बताया गया कि इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है, जिसके बाद मेंबरान एहतजाजन वही धरना देकर बैठ के, जबकि मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर खवातीन एहलकारों समेत पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। PTI अरकान ने इस मौका पर सख्त एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। लोगों का कहना था कि वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात किए बगैर वापिस नहीं जाएंगे। बाज़ पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद अरकान ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला की तकरीर पर PTI की जानिब से इतराज़ का कोई आईनी जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे दिए गए नामों में एक मोहसिन नकवी और एक साबिक गवर्नमेंट मुलाजिम थे। मोहसिन नकवी का नाम किसी प्री बार्गेनिंग मामले में घसीटा जा रहा है। मोहसिन नकवी की तकरीर पर उनका एतराज करना लोड़ा डालने वाली बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब का एक केस था, इसमें एक मुलजिम है, उन्होंने कर्ज लिया हुआ था, उन्होंने एक लेटर के साथ जो है वो चेक लगाकर वो कर्ज वापस कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो हम इसका दिफा नहीं करेंगे। हारिस स्टील की केस में ये मामला था, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतफिका तौर पर नाम आया है। सबसे ज्यादा एतराज़ात चौधरी परवेज इलाही को है। इस उम्र में चौधरी परवेज इलाही तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ हो गए। जितना शोर मचाकर गालिब गलोच करके उन्होंने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद कहा गया कि असेंबली साजिश की पैदावार अब वो असेंबली में वापसी के लिए मरे जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो इस इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मांग रहे हैं, जिनको गालियां देते थे अब कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। इस वक्त ही बन जाते तो इज्जत के साथ अपोजिशन निभाते। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवे और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा असेंबलियां तोड़ने का कोई जवाब नहीं था। परवेज इलाही और महमूद खान ने असेंबलियां तोड़ने की कोई आनी वजह बयान नहीं की। असेंबलियां तोड़कर इख्तियारात का बेजा और नाजायज इस्तेमाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मैं इस वक्त इलेक्शन के हक में नहीं हूँ। इंतखाबात कब होंगे ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। इमरान खान की मकबूलियत कराची में खत्म हो चुकी। इलेक्शन के लिए सबको एक पेज बनाना चाहिए। इलेक्शन करवा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं और IMF को पाकिस्तान में फिर बुलाना पड़ गया। लीगी रहनुमा ने कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए तो इस वक्त कौन सी चीज काट गई थी जो इस वक्त इस्तीफे दिए गए। उन्होंने असम्बली को तमाशा बनाया हुआ है। उन्हें असम्बली में इलेक्शन लड़ने का हक हासिल नहीं। पहले मुंतखब हुए, फिर इस्तीफे देते हैं, फिर कहते हैं असम्बलियां तोड़ेंगे। ये पागल आदमी पाकिस्तान के पल्ले पड़ गया है। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा जो सहूलतकार इमरान खान को लेकर आए उनको भी अल्लाह सजा देगा। उन्होंने मुल्क का हाल खराब कर दिया, जिम्मे हमारे पड़ गया है। 4 साल ये और इसके सहूलतकार गन डालते रहे, रोज ने तजर्बात करते थे। जिस दिन नवाज शरीफ को निकाला गया उसी दिन से तमाशा शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में PTI के 25 मुनहरिफ अरकान का सियासी मुस्तकबिल तारीख होने लगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में हारने वालों को टिकट न देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि लीगी रहनुमाओं ने इतराज़ उठाया है कि मुनहरिफ अरकान को टैक्सेस देने से पंजाब हाथ से निकल गया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग अपने उम्मीदवार लाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि याद रहे मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पार्लिमानी बोर्ड बनाने पर काम शुरू कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड पंजाब में इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू और टिकट का फैसला करेगा। ज़राए ने मजीद कहा कि नून लीग ने फाल किरदार अदा न करने वाले मेंबरान असम्बली को टिकट न देने का फैसला किया है। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा शामिल, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। इससे कबल लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की।
फुल बेंच तश्कील दिया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नोटिस जारी किया था। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुनफिद का फैसला सुना दिया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए विफाकी वज़ारत दाखिला ने नई JIT तश्कील दे दी। आईजी रेलवे राव सरदार अली खान को JIT का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। ISI, MI, IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल हैं। विफाकी वज़ारत दाखिला ने मुल्जिम नवीद के वकील के एतराज़ात पर नई JIT तश्कील दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनर मुकर्रर हुए हैं। जी बिल्कुल, JIT के कन्वीनियन होंगे, जबकि DIG पंजाब पुलिस कामरान आदिल ISI, IMI और IB के नुमाइंदे भी मुश्तरका तहकीकात टीम में शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत 4 बार टीम में तब्दीली कर चुकी है। तफ्तीश करने वाली टीम के 4 अरकान ने गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ किया था, जिस पर इन्हें भी बदल दिया गया था। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने विफाकी और सूबाई महकमा दाखिला में तफ्तीश पर एतराज़ात दायर किए थे। बिल्कुल, आपको बताएं कि इमरान खान पर होने वाले हमले के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्जिम नवीद के वकील के एतराज़ात पर नई JIT तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनियन होंगे, जबकि DIG पंजाब पुलिस कामरान आदिल ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत 4 बार टीम में तब्दीली कर चुकी है। तफ्तीश करने वाली टीम के 4 अरकान ने गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ किया था, जिस पर इन्हें भी बदल दिया गया। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने विफाकी और सूबाई महकमा दाखिला में तफ्तीश पर एतराज़ात दायर किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब न होने का बयान दे दिया, जिसके बाद सलमान शहबाज ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज के खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज और दामाद हारून यूसुफ भी अदालत में पेश हुए। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि नए कानून के तहत सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी अब नहीं है। इस पर सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी इंक्वायरी स्टेज पर था। नए कानून में वारंट गिरफ्तारी तफ्तीश की स्टेज पर ही हो सकते हैं। नए वकील का कहना था कि अब असम्बलियां शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। हमने सवालनामा सलमान शहबाज को दिया था, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया। इस पर सलमान शहबाज के वकील ने कहा कि हमने नैब को जवाब जमा करा दिया है। बादजा अदालत ने सलमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निमटा दी, जबकि अदालत ने हारून यूसुफ की हद तक नैब से जवाब तलब करते हुए इनकी जमानत में 7 फरवरी तक तोसी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में टेम्पर्ड गाड़ी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल की मुआवनत न मिलने और अटार्नी जनरल की अदम तैनाती पर जस्टिस काजी फायर ईसा ने बरहमी का इजहार किया। काजी फायर ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटार्नी जनरल नहीं लगा सकती। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि मुल्क में इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जस्टिस काजी ने कहा कि ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया है। हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात ना कर सकी। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी के बारे में गैंग कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, हुकूमत को एक नहीं मिल रहा। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल तैनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी पासदारी नहीं की गई। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। एडिशनल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिर्फ अटॉर्नी जनरल से हिदायत लेने के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल की हिदायत के बगैर डिप्टी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का पेश होना खिलाफ कानून है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। बरी होने वाले दीगर मुल्जिमान में DSP कमर अहमद, अमानुल्लाह मुरव्वत और दीगर शामिल हैं। 13 जनवरी 2018 को इस वक्त के SSP मलीर राव अनवार ने दावा किया था कि पुलिस मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक होने वाले एक शख्स की शनाख्त नकीबुल्लाह के नाम से हुई। बाद इस वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साबिक निसार ने इस मामले का नोटिस लिया। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान महसूद ने एक FIR भी दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 3 जनवरी 2018 को सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार इनके बेटे नकीबुल्लाह और दीगर 2 अफराद हजरत अली और कासिम को उठाकर ले गए। 6 जनवरी को हजरत अली और कासिम को छोड़ दिया था, लेकिन नकीबुल्लाह को कैद रखा गया। अदालत ने राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पर 25 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद की थी और मुल्जिमान के खिलाफ 60 गवाहान पेश हुए थे। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान न सिर्फ मोहम्मद खान मसूद इंतकाल हो गया, बल्कि राव अनवार के खिलाफ बयान देने हुए एहलकार भी अपने बयानात से मुकर गए। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में बरी होने वाले SSP राव अनवार ने कहा कि आज झूठा केस अंजाम तक पहुंच गया। इस शहर की फिर खिदमत करूंगा और जालिमों से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राव अनवार ने कहा कि अल्लाह ने और जज ने हमारे साथ इंसाफ किया। केस से मुताल्लिक मजीद चीजें भी मीडिया को बताऊंगा। जिसको गोली लगी उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं नसीबुल्लाह था। इसकी गलत तस्वीर मीडिया पर चलवाई गई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में बरी होने वाले SSP राव अनवार ने कहा कि आज झूठा केस अंजाम तक पहुंच गया। इस शहर की फिर खिदमत करूंगा और जालिमों से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राव अनवार ने कहा कि अल्लाह ने और जज ने हमारे साथ इंसाफ किया। केस से मुताल्लिक मजीद चीजें भी मीडिया को बताऊंगा। जिसको गोली लगी उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं नसीबुल्लाह था। इसकी गलत तस्वीर मीडिया पर चलवाई गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि शरह सूद में 1% इजाफा कर रहे हैं। जमील अहमद ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी और उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। जो 1 बिलियन 100 मिलियन रुपीस की बात है वो मैंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, ये एक मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये 100 बिलियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा, देखिए एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है, तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कास्ट भी पे करनी पड़ती है। तो इनकम तो एक लेग है उसका कि उन्होंने ये इनकम अर्न निकाल ली, बस दूसरी लेग उस ट्रांजैक्शन की ये होती है कि उसमें उनकी कास्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, इसमें कास्ट नहीं है। तो कास्ट एडजस्टमेंट होगी तो नेट, उसके बाद नेट, और इसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आपको पता है होती है। और इसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है काफ़ी पिछले साल के मुकाबले में। ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो कोई 6% जो है वो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसमें इंक्रीज आया है। इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट था, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। और यहाँ पे हम रुपी टर्म की जो है वो इनकम की बात कर रहे हैं, तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एवरेज एक्सचेंज रेट, तो उसके नतीजे में वो इनकम भी बढ़ेगी। मसलन अगर उन्होंने $1 कमाया है और वो पिछले साल $1 अगर 170 का था तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। अगर वो अब 200 से ऊपर होगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो इसलिए थोड़ा, बल्कि काफ़ी सारा इम्पैक्ट उस वजह से भी है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये नहीं की गई। तो 100 बिलियन जो है ग्रॉस इनकम है, तो लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसमें ये सब फैक्टर भी वो अकाउंट पर कर लिए जाएंगे। जी गवर्नर साहब जी, अब
नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल आप रेस्ट अश्योर्ड के इसमें हम पूरी तरह कमिटेड हैं और ये एक्शन होगा। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें डिले तो आप ये नहीं समझें कि कोई दबाव है या कोई एक्शन है। बिलीव मी, किसी किस्म का कोई इसमें दबाव नहीं है और ये बिल्कुल एक्शन होना है। सिर्फ ये कि हम डबल एक्शन नहीं चाहते जी अभी, बस ये बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपको बस ये समझिए कि ये दिनों की बात है, ये इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्लीज़ अगर इजाज़त दे तो मैं बाकी की ये क्वेश्चन ज़रा कंप्लीट कर लूँ। बाकी एक ये था कि ये एलसी का जो हमने अलाउ किया तो उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज कैसे वो मोबिलाइज करेंगे, तो देखिए हमने ये उसमें ये क्लियर कर किया है कि एक 180 डेज़ का जो है सप्लायर की साइड से वो होगा, अगर सप्लायर से अरेंज कर पाएंगे तो। अगर वो नहीं होता तो उसमें अपने जो उनके रिसोर्सेज होंगे वो भी हमने उसमें बैंक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखी है। ये नहीं हमने कहा कि वो डायरेक्टली इधर कोई उसको इनफॉर्मली पे कर दे या उसका, तो उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी और वहाँ का फॉरेन बैंक जो है यहाँ के लोकल बैंक को इंटीमेट करेगा। और ये इसीलिए क्या है कि उसमें ताकि अटक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 119 साला तारीख में पहली बार किसी पुलिस स्टेशन में खातून एसएचओ तैनात की गई। अटक में पहली खातून एसएचओ की तकर्री इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आमिर जुल्फिकार खान ने सूबे के हर जिले में खातून एसएचओ की तैनाती की नई पॉलिसी के तहत की। इस जमन में पंजाब के तमाम इलाकाई और जिले पुलिस अफसरान को खातिन पुलिस अफसरान के किरदार को उजागर करने के इन्वान से एक सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर में कहा गया कि तमाम अज़ला में कायम खातिन हेल्प डेस्क पर खातिन एहलकारों की तैनाती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि खातिन पुलिस अफसरान और समाजी रवैयों और जराइम का शिकार होने वाली खातिन शहरियों की मदद कर सकें। इन हदायत को सामने रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ अटक फजल हामिद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इंस्पेक्टर इरम खानम को फतेह जंग सब डिवीजन के न्यू एयरपोर्ट थाना का एसएचओ तैनात कर दिया गया। नई तैनात होने वाली एसएचओ इरम खानम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $3 की कमी से $1924 की सतह पर आने के बावजूद मुकामी सराफा मार्केटों में फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब ₹950 और ₹1814 इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर ₹1,88,150 और 10 ग्राम कीमत ₹1,61,308 की सतह पर आ गई। इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत ₹20 बढ़कर ₹2100 और 10 ग्राम चांदी की कीमत भी ₹17 बढ़कर ₹1800 हो गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर कामयाबा मीर मनर का दौरा, सईद हुसैन बारी गिलानी के साथ मुलाकात की और दरबार हजरत मियां मीर पर हाजिरी दी। इस मौका पर सईद अली नकी शम्स, राना उस्मान और ज़ेशान गिलानी भी मौजूद थे। जुनैद सफ्दर ने मरियम नवाज के जल्द पाकिस्तान वापसी के हवाले से आगाह किया। बिल्कुल आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर का मियां मीर मंजर का दौरा, जबकि सैयद हसन बारी गिलानी के साथ मुलाकात भी हुई और दरबार हजरत मियां मीर पर हाजिरी भी दी। इस मौका पर सैयद अली नकी शम्सी, राना उस्मान और ज़ेशान गिलानी भी मौजूद थे। जुनैद सफ्दर ने मरियम नवाज के जल्द पाकिस्तान वापसी के हवाले से आगाह किया। मस्जिदुल हराम में रवा साल 10 करोड़ से ज्यादा आज़मीन की आमद रिकॉर्ड की गई। हरमैन शरीफ में रवा साल रजाकारों की तादाद बढ़ाई जाने लगी, जबकि शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदैस ने कहा है कि हज इस्माइल के करीब नमाज अदा करने वालों की तादाद रवा साल 11,93,000 से तजावुज कर गई है। इदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियों की नकलो हमल की खिदमत के लिए एक साल के दौरान 15 लाख से ज्यादा मेहमानों की खिदमत की गई। डॉक्टर सैयद का मजीद कहना था कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुजुर्गों और मजदूरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ मोमर अफराद और खास जरूरत वाले अफराद के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। साल 2023 के दौरान दोनों मुख्तस मसाजिद और रजाकारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। गाड़ी की खिदमत को जरूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक तवाफ की सर्विस की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। जापान के वजीर आजम ने शरह आबादी में खतरनाक हद तक कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जापान की सुकड़ती आबादी को रोकना नागुज़ेर हो गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक जापान के वजीर आजम ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब देने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ताकीद करते हुए कहा कि ये मामला अभी या कभी नहीं की बुनियाद पर हल होना चाहिए।
जबकि पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा ने कहा कि वो जून तक बच्चों से मुताल्लिक पॉलिसियों के लिए बजट को दुगना करने के लिए मजबूत पेशा करेंगे और इस मामले की निगरानी के लिए बच्चों और खानदानों की एक नई सरकारी एजेंसी अप्रैल में कायम की जाएगी। साल के पहले पार्लिमानी इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा का मजीद कहना था, हमारी कौम इस बात के दहाने पर है कि आया वो अपने समाजी अफाल को बरकरार रख सकती है या नहीं। ख्याल है कि जापान में शरह पैदाइश गुज़श्ता बरस पहली बार 8 लाख से कम हो गई, जो कम तरीन सदा है। रिस्क तदराक के लिए जापान ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नकदोबोस और बेहतर फवायद की पेशकश भी कर रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ खबरें क्रिकेट की दुनिया से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजम सेठी ने कहा कि आइन के तहत चीफ सेलेक्टर और कप्तान की तकर्री मेरा इख्तियार है। सिलेक्शन कमेटी के दूसरे अरकान का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, उन्होंने बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 4 फरवरी को बहरीन में होगा, जिसमें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अभी मुमकिन नहीं। की और पाकिस्तान में आने की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार उस टीम के साथ मैंने काम किया है, मुझे पता है उनकी अहमियत क्या है, क्या कॉम्पिटेंस लेवल है। तो इसलिए हर बंदा चाहता है अपनी टीम लाए और अपनी टीम के साथ काम करे। तो इसलिए कर्नल आजम हैज़ कंसेंटेड टू एक्ट एज अ कंसल्टेंट टू अस। वो यहाँ भी टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ भी अपना काम करेंगे, मगर साथ साथ हमने यहाँ और भी इंटरनली कुछ तब्दीलियाँ की हैं। कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। ये पुराना मसला, कोई नया मसला तो है नहीं। ये एशियन क्रिकेट कप भी है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। और आगे जो चैम्पियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी, उस सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल ICC की मीटिंग्स हैं, वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज़ अगेन। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने वहाँ क्या आर्ग्यू करना है, क्या कहना है, वो मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता। एक दफ़ा आप पब्लिक में कोई स्टेटमेंट कह दें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से आगे बढ़ना या पीछे हटना। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो नेगोशिएशन जो होती है उसके अंदर अपने ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के हैमर करने चाहिए। तो बस ये ये हो नहीं सकता, सीधी सी बात। एक कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, और उस कानून को 62 से चला आ रहा है। और उस कानून के तहत स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ हुकूमतें करती हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का तो रवाज ही नहीं है, ना यहाँ है, ना श्रीलंका में है, ना बांग्लादेश में। ये वो ममालिक हैं जो कि इंडिपेंडेंस में लेट आए और यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था। अनलाइक दी अदर कंट्रीज़, यहाँ सारे जो बोर्ड्स हैं यहाँ प्राइवेट सेक्टर, और वो और तरीका बिल्कुल। यहाँ हमेशा यही रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ ज़्यादा जमहूरी आइन लाई जाए। अब मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च कर लें। 2014 की जो आइन है, जो कि मैंने 2 चीफ जस्टिस जो एक्स जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के बनाई थी, 3 महीने हमें लगे थे क्लॉज बाय क्लॉज। उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस आपको नहीं मिल सकता। और ICC ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया, जिसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ICC की जानिब से ऐलान करदा मेंस T20 ऑफ द ईयर का कप्तान इंग्लैंड के जॉस बिटलर को मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर में शामिल हैं। ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर के दीगर खिलाड़ियों में विराट कोहली, सूर्या कबार यादव, ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या, सैम करन, वनिंदु हसरंगा और जोश लिटर शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की निदा डाल भी शामिल है। वुमेन्स T20 टीम में भारत की 4, ऑस्ट्रेलिया की 3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की 1-1 खिलाड़ी शामिल हैं।
वीमेंस टीम ऑफ द ईयर की टीम में न्यूजीलैंड की सूफी डिवाइन बतौर कप्तान शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वीमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना, डिप्टी शर्मा, राजा घोष और रेवनिका सिंह, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बैथ मोवनी, एश गार्ड्स और ताहिला मिगराज शामिल हैं। आईसीसी वीमेंस T20 ऑफ द ईयर में पाकिस्तान से इंदा डार, इंग्लैंड की सूफी और श्रीलंका की आइनोका राना वेरा शामिल हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में दुनिया की एक मजरूब तरीन खातून की तस्दीक कर दी, जिनकी उम्र 115 साल है और वो अब तक तंदुरुस्त और जिंदगी से भरपूर है। जी बिल्कुल, स्पेन के शहर कैटालोनिया की रिहायशी खातून मारिया ब्रांसेनिया मोरिल्ना की उम्र इस वक्त 115 बरस और 321 दिन है। इसकी तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सिंध के तहत की है। मारिया ने बताया कि वो 4 मार्च 1907 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुई थी और 8 बरस की उम्र में स्पेन आ गई थी। अब पुराना साली की वजह से वो गुज़श्ता 22 सालों से एक नर्सिंग होम में रह रही हैं। ताहम डॉक्टर और खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी सेहत बहुत अच्छी है और वो चल फिर भी सकती हैं। मारिया का ट्विटर अकाउंट भी है जो उनकी बेटी देखती हैं। अपने ट्विटर बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि वो बुढ़ी हैं, बहुत बुढ़ी, लेकिन अहमक हरगिज नहीं है। वो अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं और फितरत से भी अपना ताल्लुक अस्तूर रखती हैं। मारिया के मुताबिक इन्हें कोई गम या फिक्र लाहिक नहीं और वो बहुत मसरूर हैं। हमारा जिस्म कुदरत का अनमोल तोहफा है और यह हमें बड़ी बीमारियों की अलामत से भी आगाह करता है। इनमें से एक अंदरूनी जिस्मानी सोजिश है जो अमराज़ कल्ब से लेकर कैंसर तक की वजह बन सकती है। ताहम बाज़ ग़िज़ाओं से जिस्मानी जलन को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगरचा अंदरूनी जलन चोट या जख्म के बाद हो तो बेहतर है, क्योंकि इसकी मतलब ये है कि वहाँ खून के सफ़ेद खलियात मुरम्मत के लिए सरगर्म है। ताहम तवील अरसे के लिए ये वजह है कि जलन या सोजिश किसी खतरे की इलामत हो सकती है। मुख्तलिफ इक़साम की लोबिया फाइबर समेत कई कुदरती कीमती अज्जा से भरपूर होती है। लोबिया दुनिया भर में कम खाई जाती है, जबकि ज़रूरी है मर्द 28 और ख़वातीन 25 ग्राम लोबिया रोज़ाना ज़रूर खाएं। इनमें सब्ज़, सुर्ख और गहरी काली लोबिया अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। शकरकंदी का हल्का नारंगी रंग बताता है कि इसमें पॉलीफेनोल बड़ा है। ये जादुई केमियाई अज्जा हैं जो बदन में फ्री रेडिकल्स बनने से होने वाली सोजिश को रोकते हैं। इसके अलावा इनमें रेशे की भरपूर मिकदार होती है जो सोजिश को ठंडा करती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।